नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी और आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र में ट्विन टावर जो कि ध्वस्त होने वाले हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सबसे पहले, क्योंकि ये जो पूरा मामला है काफ़ी पुराना है, लेकिन 2021 में 31 अगस्त 2021 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ट्विन टावर को ध्वस्त करने का और 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने बीत जाने के बावजूद चूंकि इसको लेकर तैयारियां नहीं थी तो ट्विन टावर जो है वो ध्वस्त नहीं हो सका और उसके बाद इसमें लगभग 1 साल का वक्त लग गया और अब 28 अगस्त को अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जो दोनों टावर हैं वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान तमाम एहतियात भी बरती जाएंगी। जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, जो आसपास की सोसाइटी में लोग रहने वाले हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह का ध्वस्तीकरण अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। केरल की बात की जाए, वहाँ पर भी जब टावर को ध्वस्त किया गया था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा 1 हफ्ते तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और ऐसी मुश्किलें जो है वो नोएडा में रहने वाले लोगों के सामने भी आ सकती हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों टावर्स जो सुपरटेक में इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है ATS है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। तो देखिए 28 अगस्त सुबह 7 बजे तक जो तमाम लोग हैं उनको खाली करा लिया जाएगा। आसपास की जो सोसाइटी है उनको पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया है और उनको खाली करा लिया जाएगा। साथ साथ बिजली पानी की जो सप्लाई है वो भी जो है वो पहले से ही रोक दी गई है ताकि जो लोग हैं वहाँ से उनको वहाँ से निकाला जा सके और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको जो है वो शुरू किया जा सके। और इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। और इसके साथ साथ शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम पांडे जी आपके पास आते हैं। देखिए, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, हालांकि पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि नोएडा अथॉरिटी है वो तैयार नहीं थी, तो तैयारियां जो है वो नहीं हो पाई थी ध्वस्तीकरण की। तो अब 1 साल का वक्त लग गया, लेकिन फाइनली 28 अगस्त को जो है वो इसकी ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है हो सकती है और किस तरह से लोगों की जो परेशानी है वो दूर की जाएगी। शबनम जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। शबनम जी देखिए 28, क्या आपने मेरा सवाल सुन पाया शबनम जी? एक बार दोहरा दीजिए। जी, मैं कह रहा हूँ 28 अगस्त को जो है वो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किस तरह से लोगों को कहा जाए कि ज़्यादा मुश्किल ना हो, उसको लेकर तैयारियां की गई? देखिए, तैयारियों में इस तरीके से है कि जो विस्फोटक 3800 टन की जो किलोग्राम की जो है विस्फोटक लगाई जा रही है और उसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको पहले से ही खाली करा दिया जाएगा। जो हमारा एक्सप्रेसवे है उस पर आवाजाही बंद कर दी जाएगी और तमाम जो मवेशी हैं उनको भी उस इलाके से हटा दिया जाएगा।
और विस्फोटक को जिस तरीके से चलाया जाएगा उसके लिए पूरी प्रबंध कर लिए हैं, पुलिस लगा दी गई है, सारी तैयारियां कर ली गई है ताकि सुरक्षित ढंग से इन 40 मालों में जो 1000 फ्लैट्स हैं इनको ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ट्विन टावर है उसने कई नियमों का उल्लंघन किया था, जिस उल्लंघन की वजह से जो आसपास के रेसिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं उन्हें परेशानी होने लगी और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस केस में दिलचस्पी लेते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जीता है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने भी फ्लैट्स खरीदे हैं उन्हें 12% के ब्याज दर से उन्हें रिफंड करा जाए और साथ साथ इन दोनों ट्विन टावर की ध्वस्तीकरण की जाए। ठीक है। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, देखिए किस तरह से कहा जाए कि एक जो नोएडा अथॉरिटी का जो पाप है वो अब ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इसको खड़ा किया गया था और लोगों का जो विरोध था उसके बावजूद भी इसको खड़ा किया गया, लोगों ने विरोध किया, लगातार लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में तक ये पूरा मामला पहुंचा। उसके बाद अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। निश्चित तौर पर जो बायर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम तो माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए। इस प्रकार का निर्णय लेने से कम जनता में एक ये मैसेज जाएगा कि सरकारों के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन जिन पे ज़्यादातर में निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ जाते हैं उसका अब उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे, करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते ही रहते हैं, सरकारें भी उल्लंघन करती हैं। अगर करते रहते हैं तो इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस कार्रवाई में समय केवल 28 तारीख नहीं दिया गया है, 28 तारीख से 4 सितंबर तक का समय फिक्स हुआ है। 4 सितंबर मिनिमम लास्ट डेट है, अगर कोई मौसम अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता है तो। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि लगभग सीधे परोक्ष अपरोक्ष तौर पे 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 700 तो रेजिडेंट्स ही हैं, आसपास गांव के लोग हैं। और इनको गिराने के लिए हम 3,700 किलोग्राम का विस्फोटक प्रयोग कर रहे हैं। तो वो विस्फोटक और लगभग जो अनुमान है कि 3,000 ट्रक लगेंगे उन डरबिस को धोने के लिए, जो वहाँ से टुकड़े निकलेंगे, जो गंदगियाँ निकलेंगी, मलबे निकलेंगे, उनको ढोने के लिए। अब सवाल है कि दिल्ली या एनसीआर का AQI पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बुरा हाल है, पूरे विश्व में ख़राब है। और अभी एक रिपोर्ट आई है WHO की, जिसमें विश्व के 2 सबसे गंदे शहरों में कलकत्ता और दिल्ली है। ये परसों रिपोर्ट आई है WHO की। ठीक है। आज के डेट के जो AQI है NCR की, वो 207 है, जो 50 तक मान्य है, इससे ज़्यादा मान्य नहीं है। तो 207 है। तो अगर हम 3,700 मतलब 3,700 किलोग्राम विस्फोटक का प्रयोग करेंगे तो वो विस्फोटक का जो धुआं है वो बहुत नुकसानदेह होता है, वह निश्चित तौर पे AQI को ख़राब करेगा। दूसरा, उन विस्फोटक के प्रयोग करने के बावजूद बाद में जो वहाँ मलबे ढहेंगे उस AQI को बहुत ज़्यादा ख़राब करेंगे। लेकिन सर ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शैलेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। ये देखिए जिस तरह से ध्वस्तीकरण हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो देखिए, मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐलान है, फैसला है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन मैं इसमें एक कड़ी जोड़ता हूँ जी कि जितनी भी कार्रवाई हैं, जितनी भी लिखा पढ़ी हो रही है, इन सब में कहीं ना कहीं सफ़र तो आम आदमी ही करता है। बिल्कुल। तो ये इतनी कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, इसको भी 1 साल लग गया, उससे पहले बनने में भी 1 साल लग गया, बनने से पहले लोगों ने विरोध किया, उसमें भी टाइम लगा। लोग अब वो लोग जो विरोध कर रहे थे वो भी सफ़र किए, जिन्होंने पैसा दिया वो उन्होंने भी सफ़र किया, जो आज इस तोड़ फोड़ में लोग हैं वो भी सफ़र करेंगे। कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि इतनी लंबी प्रक्रिया, इतना लंबा सुनने का जो एक तरीका है, क्या उस तरीके में बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या वो तरीका 1962 का और 65 का नहीं, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए?
और जो आज के तरीके में जो आम आदमी शिकायत करता है, एक छोटी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर जो है लखनऊ राजधानी में सीवर साफ करने आती है, वो गली गली लोगों से पैसा मांगती है और प्राइवेटाइजेशन का जो है दुहाई करती है। मुझे लगता है कि उस पर अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो कोई सुनवाई नहीं है। और लोक अदालत की बात करते हैं, लोक अदालत भी ऐसी है, सुनवाई की एक मजबूत बेंच क्यों नहीं बनती ऐसी जिससे लोगों को, आम आदमी को राहत मिले, उसकी सुनवाई जो है वो तीव्र गति से हो और उसका जो है समस्या का समाधान अतिशीघ्र निकल आए। इतना लंबा वक्त निकलता है और उसके बाद सरकार का भी नुकसान होगा करोड़ों रुपए का, ऐसा नहीं है। ये जो टूट रहा है, ये जितना बनने में लगा है, वो क्या आपको लगता है कि टूटने में पैसा नहीं लगेगा? टूटने में भी पैसा लग रहा है, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जो है अभी आपने बताया कि प्रदूषण की स्थिति आप तोड़ने जा रहे हो। जो प्रदूषण होना चाहिए आपको किसी भी तरीके से पहले उस स्थिति को करना चाहिए जो वहाँ पे लीगल जो है मानक है। शैलेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, क्या आपके पास कोई सुझाव है कि अगर ये इसको तोड़ा ना जाए तो फिर आखिर इसका और क्या उपाय हो सकता है? देखिए, अब इस पे कुछ हो नहीं सकता, इस पे सुझाव देना तो अब कोई व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मगर मैं आगे ऐसा ना हो, इस तरीके की शिकायतें ना आए, शिकायत आए और सुनवाई ना हो, और सुनवाई ना हो उसके बाद भी कार्रवाई हो जाए, बिल्डिंग खड़ी हो जाए, उस पर इतना तगड़ा जुर्माना होना चाहिए कि वो आदमी खड़ा ही ना करे। भाई जुर्माना होनी चाहिए। कोई भी बिल्डर मनमानी कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, किसी छोटे आदमी के बगल के प्लाट में बड़ा टावर खड़ा कर रहा है और वो मना कर रहा है, उसके पास पड़ोस के लोग मना कर रहे हैं। तो जो सिस्टम जिस तरह से बिकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निहायती वाहियात सिस्टम है और इस पे थोड़ी सी अलग कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका और इस पे सुनवाई के लिए एक बेंच बननी चाहिए, या जो भी चीजें होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई करने वाली चीज होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहा जाए कि जो टावर है वो बनता चला गया और उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बू आ रही है। मैं बता रहा हूँ, शैलेंद्र जी देखिए, मैंने प्रथम दृष्टया कोई शिकायत की जी, उसकी सुनवाई नहीं हुई, आगे की उसकी सुनवाई नहीं हुई और आगे की उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने जोड़ा, यहाँ राजधानी की स्थिति यही है कि तमाम पूरा शहर, एक बात नहीं पूरा शहर आज की तारीख में गंदे पानी से परेशान है। आप अधिकारी को फ़ोन कर दीजिए, जीएम को फ़ोन कर दीजिए, नगर अभियंता को फ़ोन कर दीजिए, सब के सब ढीठ और बेशर्म हैं, कान में जू नहीं रेंगती है, ये स्थिति है। और सरकार योगी बताती है कि अधिकारी जो है वो एकदम कपकपा रहा है। कहाँ कपकपा रहा है? कौन सुन रहा है? कौन से ऑफिस में 10 बजे जाइए, कोई मिलता नहीं है, किसी दफ्तर में कोई नहीं मिलता है, कोई सुनवाई नहीं है, कॉमन मैन की सुनवाई भी नहीं है आज का, और हम जैसे लोगों की सुनवाई तो अलग बात है। एक बात, दूसरी चीज़, आप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कहाँ है? हमने कोई शिकायत कर दी, वो शिकायत गई, शिकायत करता वही वाला हाल हो गया। मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, और जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। भ्रष्टाचार का जो आलम है वो शिष्टाचार में शामिल हो चुका है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें या जो भी लोग हों, उन तमाम लोगों को जहाँ पे भी शिकायत करनी है वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन देखिए जिस तरह से ये जो बिल्डिंग है इसको बनाने में जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया, वो भी कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है ये इसको ध्वस्त करने का। शबनम जी, देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा शैलेंद्र जी ने कि एक तो पहले से ही जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी नहीं मिलता है, इन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो सुनते नहीं हैं, ऊपर से इस तरह का एक टावर जो है उनके घर के सामने बनाकर खड़ा कर दिया गया। जब उन्होंने शिकायत करना शुरू किया तो पहले तो कहा गया कि 9 मंजिल का बनेगा, फिर 11 मंजिल हो गई, फिर उसके बाद मंजिलें बढ़ते बढ़ते जो है वो 32 मंजिल तक पहुंच गया। 40 मंजिल तक की वो कहा जाए कि एक स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसके बाद 32 मंजिल तक ये पहुंच गया। लोगों को वैसे ही परेशानी है, ऊपर से आप इस तरह की कहा जाए कि आपने एक नई बिल्डिंग उनके घर के सामने खड़ी कर दी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाला एक काम है। शबनम जी, डिश टीवी का नाम कुछ और आ। शबनम जी, क्या आपको आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो शबनम जी से जो है वो प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो पूरा मामला है एमराल्ड कोर्ट में, जो टावर नंबर 15 जी बिल्कुल, बिल्डर ने 2008 में जो कब्जा देना शुरू किया, उसके बाद
और जो एसोसिएशन बनाई गई उसने ये पूरी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने का जो नतीजा है वो आप सभी के सामने है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, देखिए लोगों को पैसे ही परेशानी है। शैलेंद्र जी ने भी आरोप कहा जाए कि लगाया कि अधिकारी पहले से ही नहीं सुनते हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही, ऊपर से ये एक भ्रष्टाचार ही तो है कि मानकों को ताक पर रखकर इस तरह की बिल्डिंग जो है वो बना दी गई, लोगों की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया, यहाँ तक कि पर्यावरण का और तमाम जो मानक है उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। इतनी ऊंची बिल्डिंग अगर बनती है और उनमें मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है, बिल्डिंग अगर ध्वस्त होती है, सोचिए ये तो अभी ध्वस्त की जा रही है, अगर कोई हादसा उस बिल्डिंग में होता है तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। देखिए, पहला जो आपने बात किया वो तो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के आदेश की बात थी। अब जो विषय आप उठा रहे हैं ये भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं जी। भ्रष्टाचार एक परंपरा बन चुकी है या यूँ कहें शिष्टाचार बन चुका है भारत में, और हमेशा ये देखा गया है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सपोर्ट राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसी केस, जिस केस की आप बात कर रहे हैं जी। इस केस में एक जीएम हुआ करता था रविंद्र तोगड़, इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजिलेंस जांच करा दिया था 2014 में ही। इसके खिलाफ जैसे विजिलेंस जांच कराई, ये जांच करा के ये इस कांड में भी शामिल था, ये ट्विन टावर में आर.के. अरोड़ा साहब का ये ट्विन टावर था, और इस विजिलेंस जांच में थे। तुरंत वो नौकरी छोड़ के जाके एक राजनीतिक पार्टी में सदस्य बन जाते हैं और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा देते हैं। हमने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेक मामलों पे उन्होंने एक्शन लिया। अपने हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, अधिकारी भी थे, उन पे लिया गया है। इस नोएडा का भी बात मैं कर रहा हूँ। अब एक परंपरा बनानी पड़ेगी, एक दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा है, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हम हो, कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को माना जाए। भ्रष्टाचारी अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार को ख़त्म ना मान लिया जाए। हमारे विरुद्ध ईडी सीबीआई लगी हुई है अगर, और हम पार्टी विशेष में जाके शामिल हो जाते हैं तो हमारे भ्रष्टाचार को ख़त्म ना मान लिया जाए। ठीक है, अगर हम उनके साथ में रहते हैं, यहीं की एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री थी, उन्हें अपने एक भ्रष्टाचारी मंत्री को अपने ऑफिस में बुला के गिरफ्तार कराया था। ये परंपरा स्थापित करनी पड़ेगी। लेकिन आज वर्तमान परंपरा ये चल रही है कि हमारे साथ हैं तो आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, लेकिन आप हमारे साथ नहीं तो भ्रष्टाचारी हैं, और अगर आप नहीं भ्रष्टाचारी हैं तो हम भ्रष्टाचारी बना देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं। तो इस प्रक्रिया से निपटने के लिए पहले तो मंथन करना पड़ेगा, और जो वर्तमान में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला हो रहा है। कि आप भ्रष्टाचार चाहे जहाँ रहिए करिए, आप समाज में रहिए करिए, सरकारी अधिकारी में रह के करिए, पॉलिटिकल कंपनी में रह के करिए, लेकिन हमारे साथ उसके बाद में चले आइए। शबनम जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। शबनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शबनम जी। शांतनु जी, ये जो ट्विन टावर का भ्रष्टाचार है ये सपा के कार्यकाल में शुरू हुआ है, और ये जो भी बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, वो जिस तरीके से आज की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे ये आश्चर्य लगता है। इतना बड़ा ट्विन टावर सपा के कार्यकाल में खड़ा हो जाता है, सरकार मुंह देखती रहती है क्या? सरकार उस वक्त की जरूर कमीशन ली होगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दी है, और आज जब हमारे कार्यकाल में उसको ढहाया जा रहा है तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। देखिए, केवल इस ट्विन टावर के खड़े होने से आम जनता को नहीं, जिन लोगों ने, जो ग्राहक हैं, जिन्होंने घर खरीदा होगा उनको परेशानी हुई, अगल बगल रहने वाले जो रिहायशी इलाके के लोग हैं उनको परेशानी हुई, और सरकारी पैसे के पूरी तरीके से बंदरबाट निश्चित तौर पे उस वक्त हुआ होगा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा टावर नियमों के विरुद्ध अवैध तरीके से खड़ा कर दिया गया। NBR 2006 और 2010 का जो नियम है, उचित दूरी का ख्याल रखना चाहिए, दोनों टावर के बीच उचित दूरी नहीं थी। NBC 2005 में के अनुसार ऊंची इमारत खुली जगहों पे होनी चाहिए, उसका उल्लंघन किया गया।
20 मीटर की दूरी होनी चाहिए आपस में कम से कम, उसका उल्लंघन किया गया। लेकिन उस वक्त की सरकार कान में तेल डालकर पड़ी रही कि किसी भी तरीके से वो अपना खा पकाकर इस ट्विन टावर को, और जो रिहायशी इलाके में वहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग थे वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट दौड़ते रहे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे शिकायत करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और उनकी इन बातों को अनसुनी करने का परिणाम ये हुआ कि आज इसे ध्वस्त करना पड़ रहा है। इससे सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, रिहायशी इलाके में रहने वालों को जी दूर बिल्कुल करने के लिए कहा शोभन जी। गया है देखिए, कि लोग अपने मैं आपको बता दूं, ये उन्हें धमाके, पॉल्यूशन सबका सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने आपकी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचारी आजकल ये चलन हो गया है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई जाता है भ्रष्टाचारी तो फिर वो पाक साफ हो जाता है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार जो है वो रुकना चाहिए। पूरे भारत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने सीधा आरोप नहीं लगाया। तो सत्ता में रहते ये पाठ पढ़ना चाहिए था इन्हें ना, सत्ता में रहते तो इन्होंने ये पाठ पढ़ा नहीं कि भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय नहीं दे। आज माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं, भ्रष्टाचारियों पे तो कार्रवाई, और इनके भ्रष्टाचार का जो पाप है वो ट्विन टावर के तौर पे लोग देखेंगे। और नोएडा शैलेंद्र जी, पूरे भारत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो बुरी तरह से फैल चुका है, जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो खड़ी हो जाती हैं और लोगों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। शैलेंद्र जी, देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने भी हमारे साथी पर आरोप लगाया जी, और पार्टी पर आरोप लगाया या दूसरे दलों पर आरोप लगाया, मुझे लगता है कि आज ये सरकार जो है वो बिल्कुल एकदम साधु गौ सरकार है। इसके पास गलत करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये एकदम साधना रूप में प्रार्थना करके बैठी हुई है, गीता का पाठ लोगों को पढ़ा रही है। इसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। ये जितने ईडी वाले जो छापा मार रहे हैं सब, ये सारी स्थितियां जो हैं, इनके पास कोई भी गलत काम नहीं, एकदम शरीफ सज्जन, जिनका पाप है उस पर खुलकर बोलिए, जनता सुन रही है। अरे बोलने तो दीजिए, आप कहे हम चुप हो जाएंगे, हमें क्या, हम तो आपको बात मान लेंगे। ठीक है, हम तो आपसे छोटे नहीं, हम आपकी बात मान लेंगे। जिनका पाप है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनका पाप है ये। अरे तो आज अपने पाप को आप स्वीकार करेंगे। आहाना यहाँ बन रही है, जो है नगर निगम बना रहा है, वो जो है जलाशय की जमीन है और जो है ग्रीन बेल्ट है, उस पर बनाया जा रहा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कैसे बन रहा है? इसको स्वीकार करेंगे आप? अजय द्विवेदी के द्वारा बनाया गया है। को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल्डिंग नहीं बना रही है, साफ है। आज के अखबार देख के, ठीक है शैलेंद्र जी, खबर में है जी, साफ है, जलाशय पे बना रही है, नगर निगम की जमीन नहीं है, ग्रीन बेल्ट है, उस पे बन रहा है। आप समझिए तो बात को। भ्रष्टाचार जो है वो, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि मेरे साथ जो है वो भ्रष्टाचारी था, आपके साथ आ गया तो वो सदाचारी नहीं है। आप इसको फॉलो करिए, ये कह रहे हैं। हमारी लोगों की बात तो सुनिए। लेकिन शैलेंद्र जी, अगर इस तरह का कोई निर्माण हो रहा है तो फिर उसके अगर मानकों के विपरीत हो रहा है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए। आप शिकायत होनी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। मतलब कि मसला ये है कि आप अगर ट्विन टावर पे बात हो रही है तो सपा के भ्रष्टाचार को खुल के जनता जाने। सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। हम आज इसके बदले किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो फिर नहीं, मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार है। हम दफनाने का ट्विन टावर तो केवल एक सिंबल प्रतिबिंब है मिस्टर, उसमें जो उसके बीच में जो केंद्र है वो भ्रष्टाचार है, उस पर चर्चा हो रही है। और भ्रष्टाचार पे रविंद्र जी ने बिल्कुल साफ बात कहा कि जो भ्रष्टाचारी मेरे साथ था, मैंने उस पर कार्रवाई की नहीं की, मैं उस समय जो भी किया वो तो मुझे जनता ने उसका फल दे दिया, कोई भी व्यक्ति था। आज जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी थे कल भी और आज भी हैं, और आपकी पार्टी में गए भ्रष्टाचारी सदाचारी नहीं हो सकते। इनका कहना ये, मेरा भी कहना ये है, आपका भी शायद यही कहना होना चाहिए, पर ये होगा नहीं, क्योंकि आप आज बता रहे हैं कि आप ट्विन टावर पे चर्चा करेंगे। नहीं तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे। अरे तो उस कार्रवाई का हम स्वागत कर रहे हैं, मगर एक वर्ष बाद उसके पीछे जो परेशानी आम जनता को हुई, आम जनता के पैसे का जो नुकसान हुआ, उनके स्वास्थ्य का जो नुकसान होगा, हम कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा था, कर रहा है, पड़ेगा, करेगा, उसके लिए भी हमारी सत्ता के साथ रहता है।
हमारा कहना ये है कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है या करेगा तो वो सत्ता के साथ होता है तो सदाचारी होता है, और जब सत्ता के खिलाफ आया था तो सदाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी है। आप बात समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन शैलेंद्र जी ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है शबनम जी, शैलेंद्र जी ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि देखिए जब ये कहा जाए पूरा मामला आया उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, लेकिन कहा जाए कि कई जो बड़ी मछलियां हैं उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, छोटों को निशाना बनाया गया इसमें। तो भाई साहब वही तो आज भी हो रहा है जी, कोई नया थोड़ी हो रहा है, कुछ कोई नया चीज हो रही हो बताइए आप बताइए ना। रिवर फ्रंट में क्या हुआ, क्या निकल के आया, किसको सजा मिली, किसको सजा मिली, कौन सजा काट रहा है, किसी को नहीं मिली। ये भ्रष्टाचारी जो हैं वो अपने आप पाला बदल लेते हैं। मैंने बताया ना कि चीजें ऐसी होती जाती हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उसका चेहरा साफ होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी था, यही भ्रष्टाचारी है, ये आगे जाएगा कहीं सत्ता के साथ रहेगा तो यही होगा। यही बात मैंने भी कही, यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात रविंद्र जी ने भी कही, सामने है। क्यों रविंद्र जी, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात तो कहा आपने। करके भ्रष्टाचारी जो है उसका चेहरा रविंद्र जी तो कहेंगे क्योंकि उन्हें अभी पल्ला झाड़ना है इस भ्रष्टाचार से, इस भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करना है क्योंकि जनता सुन रही है इनकी बातों को। वो तो पल्ला झाड़ेंगे ही झाड़ेंगे कि अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है उसके लिए भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कल क्या हुआ उसके लिए लोग गए और आज उसका परिणाम देख रहे हैं। ठीक है रविंद्र भ्रष्टाचार बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार को क्यों। रविंद्र सिंह जी से उत्तर ले लेते हैं। मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं? जी रविंद्र जी, पहला विषय तो ये है कि मुद्दा भ्रष्टाचार बना के जो वर्तमान ऑर्डर आया हुआ है या जो 28 तारीख से 2-4 तारीख के बीच में जो परेशानियां होनी हैं और यह पूरा ऑपरेशन 3 महीने चलना है, एक दिन के लिए नहीं चलेगा, हमें उस पर बहस करनी चाहिए थी। अगर इनका उद्देश्य है, शबनम जी का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये सपा को भ्रष्टाचारी बतावें, तो मैं इनको कह देता हूं कि 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने आकाश पाताल आपने किया है। आप बोले मत, आप सुन लीजिए पूरी बात। आप बोलिए, एक शब्द नहीं बोला हूं मैं, आप सुन लीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए, बोले बिल्कुल नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिएगा। ठीक है शबनम जी बात पूरी हो सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। आप भ्रष्टाचारी करेंगे तो आप सुन लीजिए। ये 10 साल तक कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते रहे, आकाश को भ्रष्टाचारी बता दिया, पाताल में भ्रष्टाचारी बता दिया और सारे जगह भ्रष्टाचार बता दिया। आज 6 साल से सरकार है, उस भ्रष्टाचार का क्या हो गया जो 10 साल तक गुमराह करते रहे जनता को? 10 साल तक ये बताते रह गए, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया है, लेकिन क्या एक्शन हुआ? एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। उन भ्रष्टाचारों की बातों को क्या हुआ जो इन लोगों ने आरोप लगाया था? अब ये कहती है कि हमारे कार्यकाल में घोटाला हुआ। जांच किसने कराई ये बतावें? इनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, जनता का समय खराब करने की बात होती है। शबनम जी अगर घोटाला हुआ था तो आपने जांच क्यों नहीं कराई, ये उनका कहना है। हमने जांच कराई थी, हमने जांच कर, पहली जो जांच इनिशिएट की गई थी बताइए। इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता बना लिया, जीएम था वो, रविंद्र तोगाड़ नाम था, मेरा ही नाम था उसका, रविंद्र तोगाड़ नाम था, उसको इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता बना लिया। ठीक है, जवाब लेते हैं, जांच हमने कराया था। जवाब लेते हैं जी शबनम। पूरी तरीके से तहकीकात की और कोर्ट ने ही आदेश दिया है। अब कोर्ट का आदेश कहाँ आ गया? अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, अब कोर्ट की बात क्यों ला रही है? कोर्ट के जी देखिए इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, आप इसका जवाब दीजिए। आप सोचिए रविंद्र तोगाड़ को अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया? हमने उसके खिलाफ कार्रवाई किया। उस पे अवरोध पैदा करना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए। आप जो बात कह रही हैं भ्रष्टाचारी हमने चिन्हित किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचारी चिन्हित किया, उन्होंने अथॉरिटी में जीएम था, आपने अपने पार्टी में सदस्य कैसे बना लिया? तो फिर काम क्यों नहीं रोका? आप इसका जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्रवाई किया था। आपके समय आप बताइए ना आपने क्या किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, उसको लेके आप गाना गा रही हैं। देखिए आपको बता दें शांतनु जी, जी 2009 से शुरू किया इन्होंने, 2012 में घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, सारा घोटाला पता डाला। हम लोगों ने जिन लोगों को जेल में भेजा, इनकी सरकार आती है, वो सबके सब बाइज्जत बरी होते हैं, सबके सब। या तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने उनसे पैसा लिया तब हमने छोड़ा, या तो बताएं कि उस समय सब कुछ सही था। इन्हीं के
इनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन के आधार पर हम लोगों ने उन तमाम लोगों को जेल भेजा, चाहे वो कनीम मोजी हो, मैं अभी रोकना चाहता हूँ। मैं मुझे वो तो अगले 3 महीने की बात करनी है जो वहाँ की जनता के लिए करना है। क्या बताइए, हर जनता के मुद्दे को हम पॉलिटिसाइज करेंगे, साथ निजी संपत्तियों का भी वो जनता का अभी जनता का मुद्दा, जब ट्विन टावर डिमोलिशन हो रहा है तो जनता का मुद्दा है अगले 3 महीने की जो परेशान। आज की डेट की में AQI बता रही है, ये बताओ क्या है कि AQI और वहाँ का AQI जो बिगड़ेगा ये कैसे ठीक करेंगे, ये बताओ मैं। बिल्कुल, देखिए इनके पास क्या, देखिए सबसे बड़ा देखिए, जब ये टावर बना तो निश्चित तौर पर इसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि जो मानक थे उनको ताक पर रखकर इसको परमिशन जो है वो दी गई, एक के बाद एक बिल्डिंग जो है वो बढ़ती चली गई। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया है तो फिर इसका ध्वस्तीकरण होगा, लेकिन अब चर्चा इस बात पर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है और उस पर कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई ये राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से जानती है, तमाम सरकारें जो वक्त पर रही उस वक्त पर रही वो अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जो सुझाव है दो जी हम दे देते हैं, जैसे लगता है कि आपके माध्यम से भी दे रहे हैं, चैनल के माध्यम से भी दे रहे हैं, शबनम पांडे जी के माध्यम से भी दे रहे हैं, हम सब इस मत पे सुझाव होंगे कि भाई जो भी आपने बताया उसका पर्यावरण का AQ लेवल जो भी वहाँ पे मानक होना चाहिए वो मानक पहले उस लेवल पे आना चाहिए, तब आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आगे उस पे मानक आगे खराब ना हो, उस पर आपको बिल्कुल एकदम सचेत रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर सरकार किसी भी लेवल पे अधिकारी सचेत नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो जनमानस है उसको जो कॉमन सुविधाएं हैं वो आप ऐसे मुहैया कराएंगे, उसका क्या गारंटी है, कैसे लोग जो है उन सुविधाओं को लेंगे, उस सुविधाएं आदमी को कैसे मिलेंगे जब इस तरीके की घटना हो रही है, बड़ी घटना हो रही है, बड़ा मूवमेंट है। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे दृष्टिकोण आम जनमानस के लिए हैं। आखिर में आप भी आम जनमानस के लिए लड़ रही हैं, हम भी आम जनमानस के लिए लड़ रहे हैं और आप भी आम जनमानस के लिए लड़ रहे हैं। तो आम जनमानस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपके चैनल के भी माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि हाँ आपका चैनल आम जनमानस के लिए बात कर रहा है। कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार की बात थी वो तो समाप्त हो गई, आगे आप उसको कैसे देंगे आप बताएं, आप तय करें। बिल्कुल शबनम जी, देखिए लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी होने वाली है, इसके लिए इस मामले में CBRI, नोएडा अथॉरिटी, जेट डेमोलेशन, एडिफिस इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, फायर विभाग, पॉल्यूशन विभाग, ये सारे लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। 9 सेकंड में ये ध्वस्त होगा और इससे जो धूल 40 डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उन 40 डिपार्टमेंट में केवल अधिकारी खड़े हैं। बस प्लानिंग बनाई गई है, जब कभी जितने धमाके इसमें करे जाएंगे वो 9 सेकंड के लिए करे जाएंगे और जो धूल का जो बादल निकलेगा वो 10 मिनट के अंदर सबसाइड करने का एक पूरी प्लानिंग की गई है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, क्योंकि धमाकों की आवाज जरूर फैलेगी, इसलिए लोगों को वहां से दूर किसी स्थान पे जाने के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सरकार पूरी तरीके से प्रक्रिया को बहुत ही चुस्त दुरुस्त तरीके से तैयार कर रही है ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो और किसी का कोई नुकसान ना हो। जी शबनम जी, देखिए आपको बता दें कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि 9 सेकंड में जो है वो ध्वस्त हो जाएगा उसके बाद, लेकिन आपको बता दें कि देखिए इसी तरह का के जो टावर थे वो केरल में भी गिराए गए थे, 4 टावर गिराए गए थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये जो टावर गिराया जा रहा है ये अब तक का कहा जाए कि सबसे ऊंचा टावर है भारत में जो ध्वस्त किया जा रहा है। केरल में जो टावर गिराए गए थे वो इससे छोटे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों को कहा जाए कि काफ़ी दिनों तक जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? हालांकि देखिए जो अथॉरिटी है वो तमाम तरह की सुविधाओं को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो 2 संगठन एक साथ मिलकर इसको गिराने का काम कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है और एक बम्बई की, वो दोनों मिलकर इसको गिराने का काम कर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में काफी बड़े बड़े काम किए हुए हैं। इन दोनों कंपनीज ने उनको ये काम दिया गया और सारे अथॉरिटीज जो वहाँ नोएडा अथॉरिटी है, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड है, पॉल्यूशन विभाग है, तमाम विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम कहना है और सारे पहलू पे तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे जो धूल का गुबार निकलेगा, जो धुएं का गुबार निकलेगा, क्योंकि जितना विस्फोटक इसमें लगाया जा रहा है उसके बाद से जो वहाँ पर बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जिनको अस्थमा की बीमारी है, और उसके बाद ये जो कहा जाए कि प्रदूषण होगा
उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो बीमार हैं, जो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या उपाय किए गए हैं उनको बचाने के लिए? देखिए, इन सभी लोगों को पहले से ही विभागों ने एक सूचना दी है कि लोग अपने घरों से दूर चले जाएं, क्योंकि यहाँ 2800 किलोग्राम का विस्फोटक है और जो हर दिन 200 किलोग्राम विस्फोटक जलाए जाएंगे। शैलेंद्र जी, बात इनकी पूरी हो जाए उसके बाद आपके पास आते हैं। हर एक घर में ये सूचना दी गई है और जिनको जिस तरीके की भी मदद सरकार से चाहिए होगी, वहाँ की लोकल अथॉरिटी उसकी चिंता करेगी और उनको सहूलियतें देगी। लेकिन सभी लोगों को अपने घरों से दूर जाने की सूचना दे दी गई है और पूरी तरीके से वहाँ का प्रशासन चुस्त तरीके से इस पर जनता की चिंता करेगी। ठीक है, शैलेंद्र जी की प्रतिक्रिया, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आते हैं। अब आप सोचिए, बेवजह विस्फोटक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बेवजह पैसे लगाए गए, वहां हाईटेक ट्विन टावर खड़ा किया गया जो कि अवैध है। इतना कुछ के बावजूद भी अगर पूरी तरीके से सपा इस बात को नकारते हुए दिखती है, तो आज समझिए जनता इस बात को समझती है कि सपा सरकार ने किस तरीके से अगर ये सपा का नाम लेगी तो मैं कह रहा हूँ कि गंगा नमामि गंगे के नाम पे 38,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आज माँ गंगा का कोई भी सफाई नहीं हुआ है। अगर ये सपा को दोषी करने का कोशिश करेंगी, ये बताओ 38,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में माता गंगा साहब हुई क्या? ये बताओ, कोशिश करें उस पर आप कम से कम माफी तो मांगिए। आप माफी मांगिए कि आप माता गंगा को साफ नहीं कर पाई 7 साल में। आप माफी मांगिए कि माता गंगा को आप साफ नहीं कर पाई। शबनम जी, आप माफी मांगिए जनता से। और माता गंगा माता गंगा एक विषय नहीं है, माता गंगा आराध्य है, विश्व की सबसे पवित्र नदी है। सपा से कोई सीखे। आप अपनी बात। रविंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपका कमेंट लेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार आपकी नज़र में उस वक्त की सरकार ने किया था, अगर जो कि जांच हुई थी और जांच होने के बाद आपने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो क्या आज की तारीख में जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइन कराया था, क्या उसके खिलाफ मुकदमा कराएगी पार्टी? क्या सरकार मुकदमा कराएगी उसके खिलाफ? क्या भ्रष्टाचारियों को आपने इनको लिया है, क्या उनको निकालेंगे, उनको सजा जेल भेजेंगे? नहीं। ये सारी चीजें जितने उंगली उठा देना, हम आप पर उठा दे, आप हम पर उठा दीजिए। हम जनमानस की व्यवस्था पे, आपने अभी सवाल पूछा क्या व्यवस्था, आपने कहा सबको सूचना दे दी गई, अपनी व्यवस्था कर लो। अरे सरकार गिरा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जन भावनाओं को, जन समस्याओं को देखते हुए उनकी व्यवस्था करते हुए, तब आप गिराइए। आप बताइए कि आपने ये क्या किया है प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए? आपने पूछा प्रश्न, अभी क्या जवाब आया कि सबको सूचना दे दी गई है, सब कुछ कर लेंगे। अरे जब सब कुछ कर लेंगे तो फिर सरकार क्यों? किस बात की सरकार, किस बात का टैक्स, किस बात का कर, किस चीज के लिए, किस बात की कानून व्यवस्था? सब कुछ जनता कर लेगी तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, इसका जवाब लेंगे आपसे शबनम जी, लेकिन रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। रविंद्र जी, इस तरीके का ट्विन टावर बना है, उस समय के मुख्यमंत्री से भी मुआवजा लेना चाहिए। सही तो लीजिए ना, ये है कि तो लीजिए ना, अगर आपकी सरकार ईमानदार है तो लेना चाहिए, काम किया लीजिए ना। हम कहते हैं वर्तमान सरकार के ऊपर अगर आपका कोई प्रयास सबूत है तो लगाइए, लीजिए, आप लीजिए ना। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप कमजोर हैं, आप ये कहिए। यहाँ पर समझ रही है कि भ्रष्टाचार आज की तारीख में ये बात आप केवल यहाँ चैनल पर कह के जा रही हैं, ना ये कार्रवाई कहीं कोर्ट में है, ना ये कहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त है, उससे मुआवजा लेना चाहिए, उससे रिकवरी लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति, किसी पार्टी से संबंधित हो, आप लीजिए। और अगर आप केवल मुंह से कहते हैं कि वो कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, सपा भ्रष्टाचारी है, इससे आप बच नहीं पाएंगे। आपसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई नहीं है जिसने नाम पे चंदा लिया और कोई गिनती नहीं दी, आज तक नहीं की, जमीनों में घोटाला कर दिया, आज भी कोई गिनती नहीं है। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। लेकिन चूंकि आप इस बात करते हैं हम तो जीत रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम तो जीते, हम सरकार बना चुके हैं। अरे सारे चोर बेईमान आपकी सरकार में आ चुके हैं। आप कहते हो हम परिवारवाद करते हैं। अरे सारे परिवार के नेताओं को तो आपने दे रखा है। कौन सा परिवारवाद ऐसा है जिसका नेता आपकी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ है?
वो हिंदुस्तान से लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश शैलेंद्र तक। जी, परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि नेता के बेटे नेता नहीं बन सकते, बन सकते। परिवारवाद का विश्लेषण भी आपने चेक कर दिया है। के रूप में वही बात बता रहा हूं। के बेटे को स्थापित करना परिवारवाद होता है, इसको जान लीजिए। अरे भाई, मुलायम सिंह के बेटे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कोई और कार्यकर्ता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। उसी तरह गांधी परिवार के बेटा बेटी ही अध्यक्ष और सब बनेंगे, कोई और नहीं बन सकता। तो ये जो है एक है 40 अध्यक्ष किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। नेता बनने की बनाई नहीं है 40 लोकतंत्र अध्यक्ष में। किए हैं। लेकिन शबनम जी देखिए, अब तो 40 अध्यक्ष कहाँ हैं? उनका हाल देखिए क्या रहा। लेकिन शबनम जी, हाथ पैर पकड़ शबनम के जी, बाहर कर दिया अब तो देखिए अध्यक्ष की जो है ना वो बाहर आई हुई है। आजकल भारतीय राजनीति में अध्यक्ष जो है कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बनने वाला है। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश में आपका जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष जो है उनको घोषित कर दिया गया, भूपेंद्र चौधरी जी को। तो अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है अब ये सोचने में लगी हुई है, क्योंकि तमाम परिवारवाद के आरोप लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पार्टी पर ये परिवारवाद के आरोप लगाती हैं। लल्लू जी हटे हैं तब से अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी ने तुरंत अध्यक्ष दे दिया। हमारी पार्टी में किसी परिवार के बेटे की तो चिंता नहीं की जाती। मैम काफी वक्त लगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह जी वो काम कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सम्मानित महिला को, जो सामने हमारे प्रवक्ता बैठी हुई है, उनको कुछ ना दे पाई है 6 वर्षों में 7 वर्षों में, वो क्या आम जनमानस को देगी? आप सोचिए, मुझे शर्म आती है ऐसी पार्टी पे बात करते हुए। आप बताइए ना, मुझे क्या करना है ना? मैं देख रहा हूँ, मैं सामने पूछ रहा हूँ, जो आपको कुछ नहीं दे रहे तो हमें क्या देंगे और आम जनमानस को क्या देंगे? हमारा सीधा सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है, 7 वर्षों का क्या दिया आपको? आप पार्टी के लिए डिफेंड करती हैं। जब आम जनमानस की आप बात कर रहे हो, आप जिनके लिए लड़ रहे हो, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, कहीं नहीं खड़ा किया, कहीं का नहीं रखा आपको, कहीं नहीं आपका गलत आरोप है। अरे वो आरोप ने दिया है, सामने आरोप लगा रहा हूं मैं ना, गलत क्या है? सामने आपके मुंह पर कह रहा हूं कि अगर हमारे जानकारी में आपको भी मिलता है तो हमें लगता है कि हाँ भाई लोग पार्टी के लिए लड़ते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ शैलेंद्र जी, मैं चाहता हूँ मुद्दे पर वापस आए और ट्विन टावर में जिस तरह से ध्वस्तीकरण के बाद जिस तरह की दुश्वारियां लोगों को होने वाली हैं उस पर बात की जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर इस ध्वस्तीकरण के बाद जो प्रदूषण होने वाला है उसकी वजह से लोग सफर करने वाले हैं और कई दिनों तक सफर करने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको एक मतलब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर व्यवस्था प्रश्न है, व्यवस्था आप दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिसने जब जो किया उससे मतलब नहीं, आज की तारीख में व्यवस्था आपको देनी चाहिए। रविंद्र जी, पहले तो शबनम जी से कह दूं कि इन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर मुआवजा कह के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, क्योंकि वो ट्रायल लंबे समय तक चला है। उस ट्रायल में लोअर कोर्ट से जाते हुए, हाई कोर्ट से जाते हुए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट तक गया है। उस पूरे के पूरे ट्रायल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम नहीं आया है, और अगर ये ले रही हैं बैठ के टीवी पे तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। पहला विषय ये है। दूसरा विषय ये है, क्या हर चीज, मैं इस बात को कह रही हूँ कि अगर आप सुनिए, मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। आप दो लोग बोल रहे हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। आप चुप रहिए, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करने देंगे आपको। आपने किया है, आप सुनिए चुपचाप से, आपने क्या है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है शबनम जी, इनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद पहला विषय यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, पहला विषय है। दूसरा विषय है, मैं नहीं चाहता हूं कि आज की चीजों को हम उन लोगों को जो पीड़ित होने वाले हैं अगले 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, उनसे हटाया जाए। ये बार बार उससे हटा के पॉलिटिसाइज कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? अब इन्होंने ये कहा है कि जो वहां दुश्वारियां होने वाली हैं वहां के लिए अथॉरिटीज हैं। वो अथॉरिटीज, आज जब हम बैठे हुए हैं यहां पर तो अथॉरिटीज नहीं हैं, और आज वहां की AQI 207 है। जितनी अथॉरिटीज का नाम इन्होंने ले लिया है कि वो अथॉरिटीज हैं, वहां पर वायु प्रदूषण नहीं होगा। क्या वो अथॉरिटीज आज के डेट में दिल्ली में नहीं बैठी हुई हैं? आज के डेट में क्यों 207 AQI है? तो क्या जिस दिन ये घटना घटित होगी, जिस दिन 28 से 4 के बीच में जिस दिन ये घटना घटित होगी, क्या ये अथॉरिटीज वहां पर कुछ अलग से करेंगी? अगर करेंगी तो इनको बताना चाहिए। कौन व्यवस्था देख रहा है? और सबसे पहली बात तो ये गलत बयानी कि वो ये अथॉरिटीज करेंगी। चाहिए कि अथॉरिटीज ने विस्फोट के पहले
जियो टेक्सटाइल फाइबर से सबको ढकने का काम किया। आज क्यों है? आज ये किया, आज क्यों है? तमाम चीजों पे आज क्यों है ये बताइए। तमाम चीजें करने का आज वो अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? प्रिकॉशन लेने की बात हो चुकी है। आज वो अथॉरिटीज क्या कर रही हैं आप ये बताएं ना। के अंदर आज ये किया क्यों बड़ी हुई है? उस दिन क्या करेंगे तो पता नहीं है, लेकिन आज जो आपके करनी है उसका 55,000 टन जो मलबा निकलेगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस काले कारनामे आपकी जो का करनी मलबा है, उसके बारे में आप चिंता माता करिए। गंगा आज तक अपवित्र हैं, ये आपकी करनी है। माता गंगा आज तक पवित्र हैं, अपवित्र हैं पिछले 7 सालों में, ये आपकी करनी इसीलिए है। कांग्रेस पार्टी से लेके तमाम पार्टियों के नेता जब जाते हैं तो वहां पे माँ गंगे के जल के साथ अभिषेक करते हैं, उसका अंजुमन करते हैं, सब करते हैं। और पहले वो भी कोई नहीं कर पाता था। भटकाना चाहेंगी? भटकू मैं मुद्दे से, मैं भटकू मुद्दे से। रविंद्र जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आप इधर उधर भटकने की जरूरत की नहीं। बात हो रही है तो आप माँ गंगे पे मत जाइए। आप देखिए शबनम जी, अपने काले कारनामों को छिपाने का काम मत करिए। हम कार को ध्वस्त नहीं रविंद्र जी, शालीनता से कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहेंगे हम आरोप लगाएंगे। जिस तरह से वो बात कर रही है वैसे आप भी करिए, शालीनता से बातचीत की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक दूरी पे रहने का के लिए जागरूक कर दिया गया, सूचना दे दी गई है। तमाम प्रिकॉशन सरकार और प्रशासन ले रही है ताकि जनता को असुविधा ना हो, उनके स्वास्थ्य पे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, देखिए अगर मेरे जैसे कि संवाददाता है उन्होंने भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सावधानियां जो है वो बरती जा रही हैं। शैलेंद्र जी, ये कहा गया कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए हॉस्पिटल में 50 बेड जो है वो आरक्षित किए गए हैं। सरकार ने 50 बेड आरक्षित वहां पर किए हैं ताकि जो लोग दिक्कत जिनको है वो वहां पर बेड पर उनको जो है एडमिट कराया जाए और वहां पर निःशुल्क जो है उनको उपचार दिया जाए। देखिए ये वही सरकार है जिसने कोरोना में मरे हुए लोगों की संख्या तक सारी सुविधाएं दे रही है जी, संख्या तक छुपा दी। अब तो तमाम अखबारों में खबरों के माध्यम से लाखों की वो बात आ रही है। कहा है अखबारों ने, WHO ने कहा है कि 4-4.5 लाख नहीं मरे, 45 लाख लोग मरे हैं। तो कुल मिलाकर के इनसे सुविधा की जो है मानक पर बात करना मुझे लगता है कि बेईमानी टाइप की होगी। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब तो सब राम भरोसे है, राम मालिक है, क्योंकि इनकी स्थिति हर बात में हर चीज़ को पॉलिटिसिज्म करने की एक आदत से बन चुकी है। कुल मिलाकर के एक दृष्टिकोण ये है कि आम जनमानस को सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आज की तारीख में नहीं मिल रही हैं। अभी आपने एक सीधे कहा कि AQI जो है वो 210 है जबकि मानक 50 के आसपास है और उस पर भी नहीं ला पा रहे हो आप, तो आप आगे क्या करोगे? प्रश्न यही खड़ा है। प्रदूषण कहने का मतलब यह है कि प्रदूषण जो है वो नियंत्रण में कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा है। लेकिन देखिए 28 अगस्त की अगर बात की जाए तो 28 अगस्त को जिस तरह से ये ध्वस्तीकरण होगा उसके बाद जो हाईवे है उसको भी कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा, तो ये ट्रैफिक की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रविंद्र जी अगर देखा जाए तो वो नोएडा में होने वाली है। वो थोड़ी देर के लिए जो रोका जाएगा उसके वो बहुत 3 घंटे के लिए रोका जाना है। बड़ा विषय किया जाएगा फिर ट्रैफिक का। हाँ, बड़ा विषय नहीं है, वो सरकार वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उस डाइवर्जन को हो सकता है बियर कर लें। वो जाम तो लखनऊ शहर में भी रोज लगा रहता है, विषय वो नहीं है। विषय है जिसपे आप लोग नहीं आना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। विषय ये है कि ये कार्यक्रम 1-2 दिन में नहीं होगा कि 9 मिनट में गिर जाएगा, 10 मिनट में गिर जाएगा। ये 3 महीने चलने का कार्यक्रम है और ये 3 महीने अभी कहा जा रहा है ये आगे और बढ़ेगा। और बार बार हमारा विषय है कि वो जो 3 महीने के दौरान, क्योंकि AQI इतनी है, अगर हम 3000 ट्रक अभी कहा जा रहा है 6000 ट्रक होएगा मलबा, तो इनको जो हम ढोएंगे, पहला विषय कहाँ ले जाके फेंकेंगे उन मलबे को, वहाँ के जो स्टील निकलेंगे उन स्टील का कैसे डिस्पोजल होगा, और फिर इन सब बिना कुछ किए हुए आज मलबा नहीं गिराया गया 3700 मतलब 3700 किलोग्राम बारूद आज नहीं दगा है, तब भी AQI 207 है। उस दिन दगेगा, उस दिन मलबा गिरेगा और फिर ये जो मलबा का ढुवाई 10 सेकंड में या 10 मिनट में नहीं हो जाएगा। मलबे की ढुवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, तो वो 3 महीने तक जो होने की तैयारी है वो बता देना। ये जो कह रही हैं कि उस दिन के लिए सारी तैयारियां हैं, तो और क्यों तैयारियां हैं? शबनम जी देखिए, आप मुझे लगता है कि आप पूरा जो मुद्दा है वो समझ गई होंगी। देखिए ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अलग है, उसके बाद जो मलबा वहां पर गिरेगा
उसको हटाने के लिए 3 महीने लगेंगे। यानी कि देखिए जो परिवार वहाँ पर रहते हैं वो तो वापस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका मलबा हटाने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। उसके बाद जो धूल उड़ेगी और तमाम तरह की परेशानियां लोगों को आएगी, वो काफ़ी कहा जाए 2-3 महीने तक चलेगा। उससे किस तरह से निजात जो है वो दिलाई जा सकती है, ये सवाल रविंद्र जी उठा रहे हैं। देखिए शांतनु जी, इस बात को मैं जानती हूँ कि वहां 55,000 टन का मलबा होगा इन दोनों ट्विन टावर को गिराने में, और वो 55,000 टन को किस तरीके से अन्य स्थान पे जाकर उसको गिराया जाएगा, इसका भी प्रबंध वहां के प्रशासन ने सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कर लिया है, ताकि जनता को कम से कम प्रॉब्लम हो और वहां हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना बढ़ ना सके। किस तरीके से वाटर जेट लगाए जाएंगे ताकि धूल आसमानों में ना आए, इन सब चीजों का प्रबंध कर लिया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से रीजनल पार्टी की सरकार आके शहरों में अतिक्रमण कराती रही और नियम कानून को ध्वस्त करते हुए, एक धत्ता बताते हुए कमीशन बाजी के चक्कर में ऐसे बिल्डिंग्स को खड़ा करती रही, उनके लिए एक नजीर बनकर ये टावर का ध्वस्तीकरण होगा कि कभी न कभी वो टावर गिराए जाएंगे। जो कमीशन बाजी करके जिन सरकारों में वो ऐसे अट्टालिका खड़ा करते हैं, उनके हौसलों को पस्त करने के लिए, उन सरकारों के हौसले को पस्त करने के लिए ये बहुत बड़ा नजीर है। आज ये कितनी भी चिंता व्यक्त कर ले, लेकिन इनकी हर चिंता के नीचे इनके काले कारनामे हैं जिसको भुगतना पड़ रहा है। फिर क्या बोलेंगे आपके जनता के सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आज की सरकार इनके काले कारनामे का कोई जवाब नहीं इनके पास में, कहीं ना कहीं इनके काले कारनामे तो मां गंगा ही उजागर कर रही है, चाह रही है, लेकिन इनके काले कारनामे की वजह से ये ध्वस्तीकरण, इनके सारे कारनामे को मां गंगा ने उजागर कर दिया है। और अगर ये कहना चाह रही हैं तो सुन लीजिए, मैं अवॉइड कर रहा था, सुन लीजिए, यहाँ जो आदि गंगा लखनऊ में बहती हैं, आदि गंगा जो गोमती को हम माँ आदि गंगा बोलते हैं, आदि गंगा में एक बूंद अपना पानी नहीं है, गंगा में सारा सीवर का पानी है। इस सीवर के पानी को एक बूंद अपना पानी नहीं है, आदि गंगा में एक बूंद अपना पानी नहीं है। इन लोगों ने 2017 के जून में कहा था कि हम इस आदि गंगा को साफ करेंगे। आज तक आदि गंगा क्यों नहीं साफ हुई? अगर ये बात कहना चाहती हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य योजना बनाई थी, हमारी सरकार नहीं आ पाई, हम कार्य योजना नहीं लागू कर पाए। आज ये बताओ ना, ये जब माँ गंगा क्यों नहीं साफ हो पाई, माँ आदि गंगा देखिए शबनम जी, ठीक है, रविंद्र जी ठीक है, तो गंगा हम कितना भी साफ कर दें, शबनम जी यही कारनामे आप थक जाएंगे, रुक जाइए, तभी गंगा गंदी हुई और आज हम सफाई कर रहे हैं। शबनम जी देखिए, जब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगी तो फिर भ्रष्टाचार की बात जो विपक्षी प्रवक्ता है वो भी करेंगे। उनका ये कहना है कि पब्लिक की जो इस वक्त की जो नीड है उस पर बात करनी चाहिए। शबनम जी तभी तो ये मलबा ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जो कहा जाए कि भ्रष्टाचार है उसकी तो बात अलग है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। और दूसरी बात, ये ट्विन टावर जो ध्वस्त होने वाला है, इससे लोगों को जो परेशानी होगी उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और तमाम जो अथॉरिटी है उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पर कोई राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।